हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल एग्जाम है और AKTU वालों के एग्जाम चल रहे हैं और अपन इसका रिवीजन कर रहे हैं और मैंने कहा है कि रिवीजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी अभी मुझे पता चला है आप ही के द्वारा कि जो लेबल लो का क्वेश्चन था उसमें मेरे 5 क्वेश्चंस जो अपन ने 9 बताए थे वो 5 क्वेश्चंस आ गए। मीन्स कि अगर वो 9 क्वेश्चन भी अगर कोई बच्चा पढ़ के गया होता तो मोर देन वो आराम से 60% कवर अप कर लेता। तो आप सभी बधाई के पात्र जो वीडियो देख रहे हैं तो और जो अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के पेपर में कुछ 7-8 क्वेश्चन अपने 8 आउट ऑफ 9 आ गए थे, हिट हो गए थे, तो ये चलता है। मैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें कि हम उसको स्क्रीनिंग करते रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पेपर पे भी उसको चेक करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में उसको कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, AKTU की क्या फ्रीक्वेंसी, प्लीज उसका रिलेवेंसी कितनी है, ये सारी थोड़ा पैरामीटर चेक होता है। फिर भी कभी कभी होता है कि सारे क्वेश्चन हिट नहीं हो पाते। हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे हिट हो और 8-9 क्वेश्चन का ही टारगेट रहता है, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन डिलीवर भी नहीं करना चाहते। ठीक है, पांचों वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। यूनिट 3 पे अपन आ गए हैं, जैसे कि 30-30 मिनट्स के अपने सेशन चल रहे हैं और अपन एक पूरी की पूरी यूनिट इसके अंदर कंप्लीट कर रखे हैं। अभी तक अपन माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में जा चुके हैं, पोर्टर 5 मॉडल्स के बारे में जान चुके हैं और अपन फर्स्ट यूनिट अच्छे से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सारे चीजें मैंने कवर अप करा दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का, लेकिन थोड़ा सा कल हो गया था, मुझे भी लगा कि जब हमने लेबल लो की क्लास ली तो थोड़ा सा उसके अंदर मैं वेग चला गया, ज्यादा उसके अंदर मैंने डिक्टेट कर दिया, थोड़ा सा उसमें समझाने का पॉइंट मिस हुआ, इसलिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने की। बहरहाल एग्जाम का टाइम, इसलिए ज्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए अपन सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा 3rd यूनिट, वापस से MBA BBA BCom UGC नेट सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट 3 हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अच्छा, इतना इजीली, इतना आसानी से सारे टॉपिक यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसका हर का आंसर लिखना, ड्रॉ करना खुद के खुद सीख जाओगे कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। क्योंकि ये जितना भी आगे ये पूरी की पूरी जो 3rd यूनिट है ना, तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई अप्रोच दे रखी है ना, कोई इसमें एनालिसिस है ना, कोई ऐसा कोई मॉडल है जिसको अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। केवल बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, आप खुद वहां पर एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से। अगर आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन यानी स्ट्रेटेजी को बनाना, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करना, तो ये प्रिपरेशन होती है, उसी को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बोलते हैं। अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने का मतलब है कि जो अल्टरनेटिव ऑफ द प्लान है, मतलब प्लान 1 2 3 4 ABCD कह लो, उनमें से जो बेस्ट प्लान हमें ऑप्ट करना है उसी को ही चूज करने को ही स्ट्रेटेजी कहते हैं और उसी प्रोसेस को ही स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं। मतलब कि बेस्ट प्लान को चूज करना, अल्टरनेटिव को ओमिट करना या उसको आइसोलेट करना और बेस्ट प्लान को चूज करना विद द डिफरेंट, उसको पैरामीटर पे चेक करना कि वो कॉस्ट वाइज होगा, वो इफेक्टिव होगा, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, वो हमारे रिसोर्सेज से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, किस टाइम फ्रेम में है, उसको चेक करना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहलाता है, यानी कि स्ट्रेटेजी को बनाना। अब इसमें सिचुएशनल एनालिसिस यूजिंग स्वॉट अप्रोच, अब सिचुएशनल एनालिसिस आ जाते हैं और स्वॉट अप्रोच भी आ जाते हैं। जल्दी से समझ लेते हैं, वापस मैं समझा रहा हूं, ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो स्वॉट एनालिसिस का अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वी स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड फॉर थ्रेट। ठीक है, अब ये एनालिसिस करना है सिचुएशनल बेसिस पे, सिचुएशनल बेसिस पे। अब सिचुएशनल बेसिस क्या होती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मींस के कोई सिचुएशन दे दी जाए, कोई एरा फिक्स कर दिया जाए, कोई सिचुएशन दे दी जाए, सपोज कि इंडिया के अंदर हमें
5G लगाना है। चलिए मोबाइल के एग्जांपल तो बहुत हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एग्जांपल भी बहुत हो गए। इंडिया के अंदर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें कोई नया XYZ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी कंपनी की शर्ट लॉन्च करनी है। मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रेमंड टाइप कंपनी है, वो शर्ट क्लॉथ मार्केट में काम है, अप्रैल मार्केटिंग का काम करती है, अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, वो शर्ट बनाती है। तो अब उसमें सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है? सिचुएशनल एनालिसिस ये कहता है कि हमको एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करना है, उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके पेस्टल एनालिसिस उसके अंदर है, पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस, लीगल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस, ये सब के सब वो शर्ट बनाने वाली कंपनी, ये कंपनी जेड कंपनी, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये जेड कंपनी यहाँ शर्ट पे सेल करने से पहले, बनाने से पहले हमारे यहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस करती है। सिचुएशनल एनालिसिस क्या करती है? उसके अंदर देखती है कि नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास कितने हैं, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, मींस कि कितनी आबादी किस परसेंट में, किस वैल्यू ऑफ द मनी शर्ट बाय करती है, क्या 1000 की करती है, 2000 की करती है, 5000 की करती है। तो एक उन्होंने सिचुएशन दे दी कि उनको एक एरिया, जैसे कि यूपी के अंदर एक 5 डिस्ट्रिक्ट में उनको शर्ट सेल करनी है, एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी। दिसंबर के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे उनको शर्ट सेल करनी है और ये उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने वाला है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने क्रिएट कर दिए, दैट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके अंदर कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि उनको ये कंपनी की शर्ट सेल करनी है, उनको इतने यूनिट्स ऑफ सेल करने, मींस के पहले उन्होंने टारगेट सेट करा। इसके अंदर क्या याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने क्या करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस में, टारगेट पहले सेट करते हैं कि हमको ये गोल अचीव करना है, हमको 100 यूनिट की सेल करनी है। टारगेट फर्स्ट की थ्योरी चलती है, मतलब पहले टारगेट फिक्स कर दो, उसके बाद उसके थ्रू आउटकम अपन चेक करते हैं। नॉर्मल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, अपन कोई एक्ट करते हैं, उसके बाद जो एनालिसिस फीडबैक आता है उसके थ्रू अपन नेक्स्ट प्लान डिसाइड करते हैं। लेकिन जब अपन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में है, उसमें भी सिचुएशनल एनालिसिस में है, तो पहले अपन टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो अब क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, ये तो बात हो गई। क्वेश्चन बनता है आपका कि आप शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, सिचुएशनल एनालिसिस यूजिंग शॉर्ट अप्रोच। अब शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको बताई कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बहुत आसान है। सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर हम ये चेक करेंगे, सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारी कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, मींस कि क्या क्वालिटी के हम शर्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, कौन सी कलर के शर्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या वाटरप्रूफ शर्ट, जी हाँ वाटरप्रूफ शर्ट भी अब मार्केट में मिलते हैं, वो शर्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास वो मैचिंग द रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी का क्या एडवांटेज, कोई हमारी शर्ट क्यों रहेगा, क्या हमारी गुडविल अच्छी है, क्या फिलिप कॉटलर, लुइस फिलिप्स टाइप हमारी शर्ट्स की गुडविल अच्छी है, या कोई हमारी ब्रांडेड शर्ट है, क्या हम फॉरेन कंपनी है। वीकनेस, उसकी लोकल वीकनेस क्या है, हमारी शर्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, यहाँ की परचेसिंग पावर कितनी है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, कितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं, वो अपॉर्चुनिटी के अंदर चेक होगा। और थर्ड, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ये हम थ्रेड के अंदर चेक करते हैं। मींस के एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी और ये, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है, चलिए टॉपिक के वाइज ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटजी यानी कि हम उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं कि कब हमको शर्ट बेचनी है, कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने सेलर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इसमें सप्लायर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कॉस्ट आएगी, कौन सी लूम की मशीनें हमको लानी है, वाइंडिंग की मशीनें लानी है, कितना कलर कोटेशन लगेगा, क्या उसकी बेसिक एम्प्लॉयमेंट लगेगा, क्या उसमें हमको कितनी लेबर लग जाएगी, क्या स्ट्रक्चर लगेगा। ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मींस कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो रही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो रही है। 5 ऑप्शन लिए थे, इनमें से बेस्ट ऑप्शन लिया, उसको फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, मतलब उसको व्यवस्थित ढंग से अपन लिख रहे हैं। तो उसके अंदर अपन सिचुएशन से उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी हम मार्केटिंग पहले करें, प्रोडक्ट बाद में लाएं। कब होता है ये, मार्केटिंग पहले करते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है। मार्केटिंग पहले का सिचुएशन कब होती है, जब जो प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर हमको डिमांड क्रिएट करनी होती है। जैसे 4G की डिमांड हमको क्रिएट करनी थी,
5G की डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड क्रिएट करनी। ओला ने क्या करा, ओला कंपनी का बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जांपल सूट हो रहा है। ओला स्कूटर है ना, ओला अपना वो मत समझ जाइएगा, ओला के जो स्कूटर आ रहे हैं उन्होंने क्या करा, 500 रुपए दो और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बुक करो। लाखों लोगों ने बुक कर लिया कि 500 रुपए में अपना स्कूटर बुक हो रहा है, अपने पास 70,000 की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आएगा, नया ओला का वन आ रहा है, सबसे टॉप स्पीड देगा, सबसे ज्यादा रेंज प्रोवाइड कराएगा, ये उन्होंने वादा कर दिया और स्कूटर बुक कर दिए। यानी कि पहले उन्होंने डिमांड क्रिएट करी, डिमांड क्रिएट करने के बाद वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहले उन्होंने यहाँ पे सिचुएशन देखी कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट स्कूटर लॉन्च कर देंगे तो हमारे पास डिमांड है नहीं, हमारे पास थ्रेट ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी चलाता नहीं है, मींस कि चलाते तो हैं लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं है जितना पेट्रोल की गाड़ियां चलती है स्कूटर में, ठीक है, टू व्हीलर में। तो उन्होंने, ओला ने क्या करा, पहले एक सिचुएशन के थ्रू उन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कैसे करा, उन्होंने पहले डिमांड क्रिएट करी। डिमांड कैसे क्रिएट करी, उन्होंने कहा कि अपना कुछ लगेगा नहीं, 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। लोग जहां पे 5-5 हजार रुपए हीरो कंपनी टीवीएस ले रहे थे, उन्होंने कहा 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं कह रहा हूं 100 में भी करवा सकते थे, क्योंकि फ्री का पैसा था, 100 रुपए दो और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करो। उनको तो जब डिलीवरी हो तब प्रोडक्ट देना है, ठीक है, जब डिलीवरी हो तब पेमेंट करना है। तो ओला का कुछ जा नहीं रहा था, उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि पहले डिमांड जनरेट करी और पता चल गया कि 1 लाख स्कूटर की डिमांड है। अब वो कहीं से भी मार्केट से, अब किसी भी को पता चल गया कि ओला को 1 लाख स्कूटर बनाने हैं और उसके तो सेलर बायर रेडी है, तो कोई भी उसको लोन देने के लिए रेडी हो जाएगा, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, उसके पास फंड का दिक्कत नहीं आएगी, उसके पास रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए पहले से लोग खड़े तो कोई भी आपके धंधे के अंदर पैसा लगा सकता है। जैसे कि किसी को पता चल जाए कि समोसे वाले की लाइन लगती है, 15 समोसे लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, तो कोई भी उस समोसे वाले के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा सकता है, क्योंकि उसके पास सेलर बायर रेडी है, उसके पास बायर रेडी है, मींस कि उसका प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है लेकिन बायर रेडी है। यही स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की मेन टूल है कि अगर आपने कोई सिचुएशन दे दी, और ये फ्यूचर के लिए होता है, पहले हम टारगेट सेट करते हैं। आई होप कि इतनी सारी बात को लेके आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट बनता है बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। इसका अगला वाला पॉइंट भी चेक कर लेता हूं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, चलिए वो अलग आगे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी एक पार्ट होता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की बिजनेस करना कैसे है, ठीक है। हर एक बिजनेस का, हर एक बिजनेस का डिफरेंट मॉडल होता है। बिजनेस करना कैसे है, एक चाय की भी थड़ी पे जाओगे, चाय की दुकान पे जाओगे तो उसका भी एक बिजनेस मॉडल है। क्या है, पहले वो दूध लाएगा, शक्कर लाएगा, चाय पत्ती लाएगा, बनाएगा, चाय उकलती हुई देखेंगे, लोग आके रुकेंगे और बिक जाएगी उसकी चाय, ऐसा उसके माइंड में परसेप्शन रहता है। मींस देयर इज नो मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि बेसिकली हर किसी को चाय चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हमारे यहाँ पे चाय सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल क्या है, अब इसी की तरह अगर कोई कंपनी है, वो क्लॉथ मार्केट में है, तो उसको डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, उसकी कंपनी की गुडविल करनी होगी, उसको ब्रांड प्रमोशन करना होगा, उसको एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटी करनी होगी। तो हर बिजनेस का स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, मींस के कैसे अप्रोच करता है वो बिजनेस को। अब यहाँ पर बिजनेस की भी स्ट्रेटेजी अप्रोच होती है, यानी कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट, और यहाँ पर कंपनी की भी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी यानी कि व्यापार करना। व्यापार क्या होता है सर, कुछ चीज खरीदना और प्रॉफिट लगा के उस चीज को बेचना, मैं तो इतना ही जानता हूं, इसी को धंधा बोलते हैं, इसी को व्यापार बोलते हैं। यानी कि सस्ते में खरीदना, महंगे में बेच देना, यही व्यापार कहलाता है। इससे ज्यादा मेरे को कोई व्यापार का गणित भी आता नहीं है। तो सब सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि व्यापार ये है कम में खरीद के ज्यादा में बेचना। इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले हमको कॉम्पिटिटिव की सीखनी होगी। अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए हमको कि सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी में आता है प्राइस फिक्स करना, और दुनिया में केवल 3 ही तरीके हैं। आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हो, 3 तरीकों से बाहर दुनिया में कोई भी प्राइस फिक्स करने का तरीका नहीं है। पहला मेथड कौन सा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, प्राइस आ जाएगी। दूसरा मेथड कौन सा है आपका, कॉम्पिटिटर प्राइस। कॉम्पिटिटर प्राइस यानी कि आपका यदि कॉम्पिटिशन में जो भी, जैसा कि कोको कोला का पेप्सी से है, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर्स आपके
कम प्राइस भी रखता है, भले आपको प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको उसी प्राइस में बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सर्वाइव रहना है। यदि आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर है तो कॉम्पिटिटर प्राइस रख सकते हो, आप कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ सकते हो। और तीसरा तरीका होता है बिडिंग, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर बिड लगाना, जिसको बोलते हैं बोली। बिड यानी कि बोली लगाना, 1 2 3 प्रोडक्ट सोल्ड। तो ये प्राइस फिक्सेशन के 3 मेथड होते हैं। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि प्राइस कैसे फिक्स करी जाए, प्राइस का कैसे इवोल्यूशन करा जाए। इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, यानी कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को अपन चेक करते हैं, कॉम्पिटिटर की एनालिसिस किया जाता है। एयरटेल वोडाफोन को चेक करता है, वोडाफोन एयरटेल को चेक करता है, जियो दोनों कंपनियों को चेक करता है कि जियो ने कह रखा है कि हम सबसे कम प्राइस रखेंगे। जैसे एयरटेल और वोडाफोन ने प्राइस हाइक करी, जियो का अगर कहता कि नहीं हाइक करे, क्यों? क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि उनको कॉम्पिटिशन के अंदर थोड़ा सा कम बना के चलना है, लेकिन अगर किसी और ने प्राइस हाइक करी तो हम भी प्राइस हाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट हो गया, इसमें लीडरशिप हो गया। कॉस्ट यानी उसकी लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। डिफरेंशिएशन यानी उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन से नए अल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। जैसे एयरटेल फाइबर में आया तो जियो भी फाइबर में आया, और कौन सा उसका फोकस है, मींस का उसका टारगेट एरिया क्या है। हमेशा खुद से ज्यादा बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर का ध्यान रखता है, और यही वास्तविकता है। आज हम हमारे से ज्यादा हमारे पड़ोसी का ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए तो फेसबुक इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि लोगों को खुद की लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में जाकाजाकी करना पसंद है। तो जोक्स अपार्ट, बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको कॉम्पिटिटर्स के लीडरशिप का पता होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, और उनके फोकस का पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की फंडामेंटल है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ रहा हूं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, और उसके अंदर लिखा कॉल्यूजन और स्ट्रेटेजिक अलायंस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, है ना। अब कॉल्यूजन का मतलब होता है समग्र या सम्मिलित रूप से या समावेशित। हिंदी के अंदर तो कॉल्यूजन को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि इसके अंदर सब कुछ आ गया। आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी आ गई, आपकी एम्प्लॉय को लेके रिलेशनशिप जो है, एम्प्लॉय रिलेशन है, वो भी आ गए। इसके साथ आपके सीएसआर की एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी आ गई। इसके साथ में कौन सी एक्टिविटी, सीएसआर आ गया, बिजनेस आ गया, एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया, और आपके जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, वो भी आ गया। इसके साथ में आपकी सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है कि विन विन अप्रोच, आने वाले 10 साल बाद कौन किसकी जगह लेगा, वो प्लानिंग भी आ गई। ये सब के सब एक साथ होके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाती। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स बिजनेस ए टू जेड। आज करना है, 10 साल बाद करना है, 20 साल बाद करना है, सब कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर में आता है। आई होप आई एम क्लियर। और इसके साथ इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब तो वैसे गठबंधन से होता है। अलायंस का मतलब आप सभी जानते हैं गठबंधन से होता है। जैसे दो पार्टियों के मध्य सरकार नहीं बन रही है तो दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है, इसलिए स्ट्रेटेजिक अलायंस का गठबंधन से मतलब है। यहां पर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो वोडाफोन आइडिया। वीआई एक बेस्ट एग्जांपल चल रहा है, मैं 2-3 बार इसको रिपीट कर चुका हूं इसलिए क्योंकि ये सूट हो रहा है आपके एग्जाम में। वोडाफोन आइडिया ने स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है। क्यों स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है? वोडाफोन के पास कुछ कस्टमर थे, आइडिया के पास कुछ कस्टमर थे, दोनों के पास अपने डिफरेंट नेटवर्क्स थे, दोनों के पास अपने डिफरेंट एम्प्लॉइज थे। तो अगर दोनों अलायंस हो जाते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है जो मार्केट सर्वाइव करने में इनको काफी हेल्प किया। वरना ये दोनों अगर कब की अलग अलग कंपनी होती तो जियो ने तो इनका दिवालिया निकलवा दिया था। खैर अभी भी दिवालिया निकलने के करीब ही है। बट ये स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी कि आप किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर परचेसिंग पर्पस, फॉर आप कॉस्ट पर्पस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस या बिजनेस टाई अप, कोई भी पर्पस हो सकता है। जैसे पहले हीरो होंडा साथ में थे, कुछ ने कहा कि हम इंजन बनाएंगे, किसी ने कहा हम बॉडी बनाएंगे, और दोनों ने मिलकर हीरो होंडा पहले जॉइंट वेंचर में स्टार्ट किया था। सो जॉइंट वेंचर इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब दो बिजनेस एंटिटी एक पर्टिकुलर एम के लिए साथ में आती है तो उसको स्ट्रेटेजिक अलायंस बोला जाता है, और इसको और थोड़ा हेवी लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट अलायंस बोला जाता है। ठीक है। डिफरेंशियल डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी। अब डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी के टाइप अपन ने अभी तक देख लिए थे। बिजनेस स्ट्रेटेजी मैंने समझा दिया है आपको, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आ चुका है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। डायरेक्शन का मतलब तो यहां पर दिशा से ही है, कोई इसमें ज्यादा
है नहीं, कोई थ्योरी नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का मतलब कि कंपनी किस तरफ जाने वाली है। कंपनी हमेशा इस ऐसे ग्रोथ कहीं भी कंपनी को करवाना चाहता है कि ये सीधी सीधी बढ़े, ठीक है, ये एम होता है। लेकिन कंपनी अगर ऐसे भी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में अपवर्ड भी जा रही है, तो ये कंपनी के लिए एक आइडियल सिचुएशन होती है। अब डायरेक्शन स्ट्रेटेजी में डिफरेंट काइंड्स के थिंग है। सबसे पहले ये याद रखने से पहले, डायरेक्शन याद रखने से पहले हमको एक छोटा सा डायग्राम याद रखना होगा। ये एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप भी ये याद कर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, PLC बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बहुत इजी डायग्राम है, 2-3 बार मैं मेरे वीडियो के अंदर बना चुका हूं। इस तरीके से इसमें शंकुनुमा आकार का बनता है। कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर सॉरी, यहां पर एक पॉइंट गलत लिख दिया है मैंने। यहां पर कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट उसकी स्टार्टिंग होगी, फिर वो प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी। इस पॉइंट पे वो सैचुरेशन पे होगा, इस पॉइंट पे वो डिक्लाइन हो रहा होगा, और यहां पर आने के बाद वो प्रोडक्ट एंड हो जाएगा, मींस कि वो प्रोडक्ट समाप्त हो जाएगा। सर इस किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल देके बताइए। इस प्रोडक्ट का एग्जांपल मैं दे देता हूं यहां पर आपको। ये अपन ने थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक, हाँ अब क्लियर। हाँ, स्टार्ट होता है कोई प्रोडक्ट, जैसे कि टेलीफोन, वो स्टार्ट हुआ, काफी मार्केट के अंदर उसकी ग्रोथ हुई, हर घर में एक टेलीफोन हो गया। BSNL वालों ने धड़ाधड़ लैंडलाइन लगा दिए, कंप्लेंट हो रही थी पर वो लगाए जा रहे थे, ठीक है, कोडलेस फोन भी आ गए। ग्रोथ हुआ सैचुरेशन पे। सैचुरेशन का मतलब होता है मार्केट, मैक्सिमम मार्केट शेयर विद द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम मार्केट शेयर विद द मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेलीफोन डिक्लाइन होने शुरू हुए और अब एंड होने की कगार पे है। कुछ ही घरों के अंदर टेलीफोन बचे हुए हैं। अब तो जियो वाले फ्री में टेलीफोन लगा के जाते हैं। आइए आप वाईफाई यूज करिए, हमारा जियो का फाइबर का प्लान लीजिए और टेलीफोन का भी आनंद लीजिए। तो ये एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होते ही एंड भी हो जाता है। जैसे पेजर स्टार्ट हुआ, ग्रोथ होने की जगह वो एंड हो गया, क्योंकि ज्यादा मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी। अब स्मार्टफोन जो है वो सैचुरेशन पे चल रहे हैं या ग्रोथ लेवल पे चल रहे हैं, डिपेंड करता है कौन कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब यहां पर जब बिजनेस स्ट्रेटेजी फिक्स की जाती है, ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि जहां पर बिजनेस स्ट्रेटेजी चेक करी जाती है तो वो ग्रोथ लेवल पे फर्स्ट चेक करते हैं कि हमको ग्रोथ लेवल पे कौन सी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ लेवल यानी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो यहां पर आपको रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट करनी है। प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला एडवर्टीजमेंट 45 सेकंड का होता है, फिर 30 सेकंड का होता है और लास्ट में 5 या 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है। जो केवल पॉपअप होता है रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट, जो एकदम कोई सीरियल चालू होने से पहले 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आता है कि प्रायोजित है या ये है वो है, तो वो 5 सेकंड का कि रिमाइंडर। प्रोडक्ट के बारे में सब जने जानते हैं, केवल ग्रोथ चल रही है, हम उसको वहां पर सैचुरेशन तक बनाने के लिए पॉपअप का काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो अपन ने देखा वो क्या देखा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी यानी कि उसकी जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ का जो लेवल है वो बना रहे, ग्रोथ उसकी कम ना हो, ग्रोथ का लेवल बना रखे, वो स्टेबल रहे। स्टेबल यानी कि सैचुरेशन तक पहुंचे और उसका जो परसेंटेज है वो ग्रोथ ऐसी भी हो कि ग्रोथ हमेशा बढ़ती चली जाए, ठीक है, कोई ग्रोथ ऐसी ना हो कि ग्रोथ कम हो जाए उसकी, मतलब कि जो उसका परसेंटेज है, रिट्रेसमेंट है, जो उसका प्रॉफिट है रेशो है 25% हर ईयर वो कमा रही है, तो वो ही ग्रोथ बढ़ती चली जाए। सैचुरेशन यानी कि एक फिक्स लेवल पे वो सैचुरेट हो, यानी कि ये स्टेबिलिटी भी यहाँ पे भी यूज हो सकती है और यहाँ पे भी यूज हो सकती है। आगे इसमें लास्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, व्यापार को फैलाना। अब ये रिट्रेचमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि व्यापार को फैलाना, यानी कि इस तरीके से अभी तक केवल जियो या मैं कहता हूं एयरटेल आपका केवल 4G नेटवर्क सप्लाई कर रहा था, अब उन्होंने फाइबर के भी प्लान लगाने शुरू कर दिए, फाइबर ऑप्टिकल भी शुरू कर दिया। तो फाइबर ऑप्टिकल शुरू करने से उनका क्या प्रॉफिट हुआ, फाइबर ऑप्टिकल शुरू करने से उन्होंने अपना रिट्रेचमेंट करा के उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट उन्होंने अवेलेबल करे। उन्होंने HD TV अवेलेबल करा दी, जियो ने तो बहुत सारी एप्लीकेशन निकाल दी है, जियो क्लाउड निकाल दी है, जियो की ड्राइंग की एप्लीकेशन निकाल दी है, जियो की स्टोरेज की निकाल दी, जियो की फोन चैट निकाल दिया है, व्हाट्सएप का टक्कर देने के लिए एन नंबर्स ऑफ द एप्लीकेशन निकाल दिए। जैसे टाटा ने
अब वो डिफरेंस है, रिट्रेचमेंट उसी पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे जॉब रिट्रेचमेंट का मतलब है कि जॉब का फैलाव। आज से सर आप मार्केटिंग मैनेजर के साथ में आप प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, आपको 4 नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मिनिमम सैलरी हाइक के साथ दे दी जाती है, इसी को ही कहते हैं रिट्रेचमेंट। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल, अब जो मार्केटिंग के फंक्शन है, जो बिजनेस के फंक्शन है, वही फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D, ऑपरेशन, परचेसिंग, लॉजिस्टिक, HRM, IT, द सोर्स डिसीजन ऑफ द आउटसोर्सिंग। यह आउटसोर्सिंग अभी थोड़ा सा अपन बाद में समझते हैं। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा ऑपरेशनल, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे वो काम करती है। अब मैनेजमेंट ये सारे काम करती है तो फंक्शनल स्ट्रेटजी के मतलब कि जो हम फंक्शन जैसे कि मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। मार्केटिंग के भी n नंबर्स ऑफ द मेथड होते हैं। जियो ने चूज किया कि 0 रुपीस में बेचना है, एयरटेल ने चूज किया कि उसको लंबा एडवर्टीजमेंट बेचना है या कस्टमर केयर सपोर्ट बढ़ाना है, तो मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट के n नंबर्स ऑफ द मेथड है। उसके लिए कौन सा बेस्ट एडवर्टीजमेंट जो हमारे कॉस्ट के ऊपर बेस्ट रहता है, वो होता है फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर। यानी कि जितने भी फंक्शन मैनेजमेंट के प्रोड्यूस होते हैं या करता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है, उनके लिए बेस्ट प्लान या बेस्ट method to implement of those function is called the financial strategy। क्या बोला the functional strategy is normally mean as the functions which are implemented or directed by the management, choose the best optimum plan, choose the best optimum गाइडेंस कह सकते हो, बेस्ट ऑप्टिमम प्लान कह सकते हो फॉर ऑल दिस फंक्शंस। इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल फंक्शनल स्ट्रेटजीज। मतलब फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या है कि फंक्शनल स्ट्रेटजी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन के लिए हम कौन सा बेस्ट प्लान ऑप्ट करते हैं। मार्केटिंग के लिए कौन सा करते हैं, फाइनेंस के लिए हम टैली पे जाते हैं या हम एक मुनीम रखते हैं या हम अकाउंटेंट बढ़ाते हैं, हम एक्सेल के थ्रू जाते हैं, हम किस तरीके से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज ऑल पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। द सोर्सिंग डिसीजन, आउटसोर्सिंग का केवल एक वर्ड याद रख लेना। आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब हम हमारी बिजनेस की कोई प्रोसेस आउटसोर्स, आपको वापस से देना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर से मुझे एग्जांपल देना पड़ रहा है। कंपनी का, मोबाइल कंपनी का, आप किसी भी मोबाइल के कस्टमर केयर पे फोन लगाते हैं, जैसे कि एयरटेल के कस्टमर केयर पे फोन लगाया, तो आपसे बात करते हैं कि हाँ मैं एयरटेल के कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, लेकिन 90% ये संभावना होती है कि वो एयरटेल के कस्टमर केयर पे न लग के वो किसी आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी कस्टमर केयर को लगता है। वो थर्ड पार्टी एयरटेल से उनका टाई अप होता है, वो उनसे बात करते हैं आपके बिहाफ पे, एयरटेल के बिहाफ पे, और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो ग्रेवियंस है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए चीपर होता है। आउटसोर्स यानी करना, अपनी जो बिजनेस की प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी है, वो किसी से कर लेना। जैसे कि मैं गेस्ट फैकल्टी को आपके कॉलेज के अंदर बुलाना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, दैट इज वन काइंड ऑफ आउटसोर्स। फ्रीलांसिंग इज वन काइंड ऑफ आउटसोर्स। सो दिट इज द आउटसोर्सिंग प्रोसेस। ये हर बिजनेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि कॉस्ट कटिंग होता है, इफेक्टिव होता है, इजी टू यूटिलाइज होता है और हम स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग होता है। क्योंकि एयरटेल का काम है कि नेटवर्क प्रोवाइड कराना, कस्टमर बढ़ाना। अगर वो कस्टमर ग्रीवियंस भी खुद ही हैंडल कर रहा है तो वो इतने इफेक्टिव मैनर में नहीं कर पाता, क्योंकि उसका काम है 2 का 4 करना, ना कि जो 2 बेच चुके हैं उनको सेटिस्फाई करना। क्यों है ना, धंधा इस तरीके से, मैंने वापस बताया था, धंधा क्या है, कम में लेके ज्यादा में बेच देना, वो ही को धंधा है। एयरटेल वही कर रहा है, हर कंपनी वही कर रही है। अगर वो रिजोल्यूशन पे चले जाते हैं, अगर वो रिजोल्विंग पे चले जाते हैं और वो आउटसोर्स नहीं करते, तो वो उन एक्टिविटी में फंस जाते हैं जो एक्टिविटी उनके लिए नहीं है। इसलिए वो आउटसोर्स करता है, वो खरीद लेते हैं कुछ बंदों को, कुछ कंपनीज को हायर कर लेते हैं, वो उनके बिहाफ पे ये एक्टिविटी फाइनलाइज करती है। तो आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहीं पे हमारा यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। थोड़ी ही देर में यूनिट 4 का रिवीजन, यूनिट 5 का रिवीजन आपके पास आ जाएगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लिस्ट प्रिपेयर हो रही है और वो भी थोड़ी ही देर में आपके पास आ जाएगी। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।